का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी गेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग शामिल कर रहे हैं विगत वर्ष पूछे गए कुछ प्रमुख कथनों को, और इन कथनों का अध्ययन और रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला कथन। पहला कथन है कि रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र्य और छंद, इन तीनों का समंजित रूप कविता है। इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के। बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ, और दूसरा कथन है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इसमें नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः उसके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादिबोधन की शक्ति पूर्णतया नहीं आ सकती। इस विद्वान का कथन है, तो जवाब हो जाएगा, यह कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत यानी हूबहू अंतरण है, और न व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। इस विद्वान का कथन। यह पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड्स महोदय हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा कथन। साथियों, कथन को देखें इससे पूर्व एक सूचना आपके लिए। जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग करते हैं, अगर आप उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99 और सेंड कर देंगे, जिसके लिए आपको 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024, और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। प्रिंटेड नोट्स आपके दिए गए पते पर बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा, और पीडीएफ तुरंत आपको सेंड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, अथवा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, इस कथन को देखते हैं। चौथा कथन आपके स्क्रीन पर। ये आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन और बुरी कविता के त्याग की क्षमता, और यह कथन है पाश्चात्य विद्वान इलियट महोदय। ये बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार सहित इष्ट सिद्ध की सामान्यतम अवस्था की अभिव्यक्ति है। इस विद्वान का कथन। यह भी पाश्चात्य विद्वान रिचर्ड्स का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां कथन। जो कार्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में किस विद्वान का कथन? पंडित नंद दुलारी वाजपेयी उत्तर चुन करके आपने सही जवाब दिया है। पंडित नंद दुलारी वाजपेयी इस प्रश्न का सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। सातवां कथन आपकी स्क्रीन पर।
कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका, न पर्कियों पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न पर्कियों के गतागत की पहेली बुझाने की। इस विद्वान का कथन। उत्तर में आपने इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी चुना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना। राइट आंसर है आपका। अगला कथन साथियों, आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है किस प्रकार का। और उत्तर में आपने महादेवी वर्मा चुना। महादेवी वर्मा। नौवां कथन आपकी स्क्रीन। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का बंधन है। इस विद्वान का। और जवाब में आपने किसको चुन लिया? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। 10वां आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन है, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर हैं। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी वर्मा के संदर्भ में इस जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। राइट आंसर के। अगला प्रश्न संख्या, ठीक है, 11वां प्रश्न है कि छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद सिंबोलिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। इस विद्वान का। छायावाद जहां आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत चला है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद, जिसे सिंबोलिज्म भी कहते हैं, कि काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना। नंद दुलारे वाजपेयी जी को चुना। राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 13वां। भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीव की तरह इतना नहीं चलाया कि अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण। इस विद्वान। फटाफट साथियों उत्तर दीजिए। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला।
14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है तथा अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई हैं। इस विद्वान का उत्तर में किसको चुना आपने? उत्तर में श्याम सुंदर दास को चुन लिया। श्याम सुंदर दास को चुन लिया। तो राइट आंसर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। इस हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य कोट में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं साथियों अगला अगला प्रश्न है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीत काल में अप्रतिम है। इस विद्वान राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं अगर उसे आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए 9415940501 पर पीडीएफ 99 लिख करके भेजिए और इसके लिए आपको 99 रुपए का एक शुल्क देना होगा। पीडीएफ दे दिया जाएगा और अगर इसका प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करिए हिंदी 2024 और इसको 9415940501 पर सेंड कर दीजिए। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, नोट्स से आप कम समय में अधिक तथ्यों को तैयार कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं अभी डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए अथवा हमें व्हाट्सअप करिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। 17वां कथन आपके स्क्रीन पर कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? डॉक्टर बच्चन सिंह को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन आपकी स्क्रीन पर, अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है, वही सादगी और वही सफाई है, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। इस विद्वान का कथन। नामवर सिंह उत्तर चुन करके इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। 19वां कथन आपके स्क्रीन पर कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने मोहन राकेश को चुन लिया राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। किस विद्वान का कथन। जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का भाव ही वर्तमान है। इस विद्वान का। जवाब में आपने राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। क्षमा करें। दोनों स्वरों में जागरण का उद्यात संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण और दूसरे में लोक जागरण। यह सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। सुमित्रानंदन पंत जी का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे, नहीं उन्हें ग्रेस मार्क कर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया। यह बच्चन सिंह का कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानी। यह किसका कथन है? तो मोहन राकेश उत्तर देकर के आप सही जवाब। और अगला कथन आपकी स्क्रीन पर कि रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि यह जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज नहीं ग्राह्य है, इस विद्वान का। और यह कथन है हरिकृष्ण कौल जी। तो साथियों, क्या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें और जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को कर रहे हैं उसे लेने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा व्हाट्सएप नंबर 941594 पर PDF99 लिख करके भेजें अथवा प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 टाइप करके भेजें। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट। जय हिंद।